नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान अखिलेश सर, सुमित सर, विचित सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। सर, हंसी आने का मेरा कारण? सिर्फ मुंह में गया और तुमने परिचय कराया तो मैं नमस्ते नहीं कर पाया, हाथ में कप था इसलिए। यही इसकी एकदम रियलिटी ये है कि जो जैसा हम लोग दिख रहे हैं वैसा ही जाता है, इसमें कोई बनावटीपना नहीं है। तो आज की चर्चा हम जम्मू कश्मीर पे करने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव 10 साल बाद फिर से होने जा रहे हैं। 15 में वहाँ आखिरी बार चुनाव हुआ था और अब 24 में होने जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से सर राम और किशन की जोड़ी राम बनी। किशन की जोड़ी है बीजेपी की जम्मू कश्मीर के लिए। राम यानी राम माधव, किशन यानी जी किशन रेड्डी। तो ये राम किशन की जोड़ी बनाई है। राम की जिम्मेदारी है कश्मीर और किशन की जिम्मेदारी है जम्मू। अच्छा, दोनों डिसाइडेड भी है, मतलब भगवान भी अलग और जो टेरिटरी भी अलग। बात डिसाइडेड नहीं है, बात एक्सपर्टीज़ की है। अच्छा। राम माधव ने वहाँ पर काम किया था। राम माधव की वजह से बीजेपी और पीडीपी का अलायंस 15 में हुआ था। दो पार्टियां, पीडीपी कश्मीर जीती थी, बीजेपी जम्मू जीती थी, दोनों धुर विरोधी विचारधारा की पार्टियां। और अंत में वही हुआ, जब मुफ्ती साहब चले गए, जब अलायंस टूटा तो यही कहा गया ना कि महबूबा के साथ नहीं बन पा रही है, महबूबा की तरफ से कहा गया बीजेपी के साथ नहीं बन पा रही है। तो जिसकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो काम दिया गया। इसमें एक जो बात अखिलेश जी ने की ना, उसी को और अंडरलाइन बढ़ा देता हूँ, और वो भी इस पर चर्चा करिएगा आगे आप। राम माधव की वापसी, राम माधव का सबसे बड़ा टारगेट वो काम दिन को दिया गया था और उन्होंने करके दे दिया था। फिर राम माधव अचानक से बीजेपी और आरएसएस के जो वो था ना मानचित्र, उससे गायब हो गए और फिर अब लौटे। तो नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण मिली थी, लेकिन उसके बाद से वो गायब हो गया था। असम के आखिरी काम उन्होंने किया तो उसके बाद से वो दिखे नहीं। इस बीच कांग्रेस और JKNC जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है अब्दुल्ला साहब की, उन लोगों ने अपनी ट्यूनिंग करना शुरू कर दिया है। बहुत फॉरवर्ड दिख रहे हैं और उन्होंने कल राहुल गांधी और खड़गे साहब गए भी थे वहाँ। उन्होंने अपना जो अलायंस है उसको मजबूती से उन्होंने रखा कि हम अलायंस में हैं। और आज उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक पहली सीट की अनाउंसमेंट हो सकती है। पहले अखिलेश सर आपसे शुरू करते हैं, आपको जाना भी है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी सुरक्षा की दृष्टि से भी भले ही गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी हो, लेकिन अभी भी देखते हैं कि आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, सुरक्षा कर्मियों की जान जा रही है। इस बीच में चुनाव करवाना क्या ये दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ शांति है, सब कुछ सही है, या सुप्रीम कोर्ट की इस डेडलाइन का पालन करना महत्वपूर्ण है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? दोनों बातें हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने मेंशन किया, 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी और चुनाव आयोग बिल्कुल करीब करीब उसी डेडलाइन को फॉलो करते हुए उसने कार्यक्रम अपना घोषित किया है। दूसरी बात ये कि चुनाव अब नहीं तो फिर कब, क्योंकि 10 साल, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। तो जब तक आप लोकतांत्रिक ढांचे को वहाँ मजबूत नहीं करेंगे, चुनाव का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप विधायक चुन रहे हैं। चुनाव होने से ज़मीन तक जो होती है लोकतंत्र की जड़ें, वो मजबूत होती हैं। अभी लोकसभा के चुनाव जो हुए और उसमें जिस तरह से खासतौर से कश्मीर घाटी में बढ़ चढ़ कर के लोगों ने मतदान किया, साउथ कश्मीर में जो कि एक ज़माने में कहा जाता था कि आतंकवादियों का गढ़ माना जाता था, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में मतदान हुआ। तो ये एक बड़ा संदेश था खासतौर से उन लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि हम गड़बड़ी करके, आतंकवाद फैला करके जम्मू कश्मीर के जो लोकतंत्र है उसको पटरी से उतार देंगे। और इसलिए चुनाव आयोग की जब टीम वहाँ गई थी तो उन्होंने ये कहा भी कि चाहे अंदर की ताकतें हों चाहे बाहर की ताकतें हों, किसी को भी भारत के लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी दे रही है, सरकार दे रही है कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न आपने कहा, तो जो एजेंडा है मुझे लगता है कि गृहमंत्री अमित शाह ने सेट कर दिया है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। 90 सीटों में से माना जा रहा है कि करीब 70-80 सीटों पर मोटे तौर पर सहमति है। केवल 10 सीटों पर थोड़ा सा मतभेद है, उनमें वो सुलझा लेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस की बैठक है वो भी चल रही है। पहली लिस्ट भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी आ जाएगी। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 10 सवाल कांग्रेस से पूछ कर एक तरह से एजेंडा सेट कर दिया। उसमें जो सवाल ये हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है, मैनिफेस्टो में कहा गया कि हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्या कांग्रेस उसका सपोर्ट करती है? क्या अलग झंडे की मांग का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का कांग्रेस सपोर्ट करती है? आरक्षण खत्म करने की बात जो कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है? तो ऐसे करके 10 उन्होंने जो सवाल हैं गृहमंत्री अमित शाह ने रख दिए हैं। और खुद गृहमंत्री अमित शाह के लिए भी व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत बड़ी एक तरह से कहें कि उनके लिए चुनौती है, क्योंकि जो 370 खत्म करने का फैसला था वो उन्हीं का था, तो उन्होंने उसको लागू किया, उन्होंने उसको, वो उसका चेहरा है। तो इस लिहाज से इस चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा एक तरह से गृहमंत्री अमित शाह की है। और बीजेपी की भी बैठक चल रही है JP नड्डा के घर पर, वहाँ पर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। वहाँ पर बीजेपी की पहली लिस्ट वो मुझे लगता है 25 तारीख को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तब उसमें आएगी। सुमित सर, जैसे सर ने कहा बीजेपी के लिए, खासकर बीजेपी के लिए इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 साल आपने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा रखा है। तब से सरकार आपकी बनी ही थी 14 में 18 से लगा राष्ट्रपति। हाँ, मतलब बीच में 19 में लगी है, 18 में 18 में लग गया था।
मेन बीजेपी इसलिए क्योंकि आप दावा करते हैं कि 70 हटाने के बाद कश्मीर एक वापस से उस पटरी पे आ गया है जो देश की पटरी है, जिस पे विकास गति है, वो बीजेपी दावा करती है। वहाँ पे बात हो रही कि भाई देश में और जम्मू कश्मीर में अब कोई भेद नहीं, एक बराबर है, विकास वहाँ तक पहुँच गया, रोजगार पहुँच गया, सब कुछ पहुँच गया। उस बीच में चुनाव होना और बीजेपी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वो जीत नहीं पाई तो फिर वही सवाल हुआ जैसा कि लोकसभा में हुआ था कि अयोध्या ही आप हार गए तो लोकसभा चुनाव सब फीका पड़ गया है। बीजेपी जीत नहीं पाई ये कह देना या ये मान लेना आज की डेट में मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी है। उसकी वजह ये भी है कि आप शायद ये सवाल आपने इसलिए पूछा कि बीजेपी ने लोकसभा में अपने उम्मीदवार घाटी में नहीं उतारे थे, केवल जम्मू में थे, जम्मू के इलाके में थे जहाँ से उनके 2 MP जीत कर लिया है। बीजेपी इस बार भी कश्मीर वैली में कितने कैंडिडेट उतारेगी ये तय नहीं है। अखिलेश जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये जो राम माधव को लाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, वो शायद इसीलिए दी गई है कि जो NC और PDP के अलावा जो छोटी छोटी कश्मीर की पार्टियां हैं, जैसे गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी, जैसे सज्जाद लोन की पार्टी, इन पार्टियों के साथ टाई अप किया जा सके और इनके ज़रिए बीजेपी अपने अलायंस के ज़रिए वहाँ पे कैंडिडेट खड़े कर सके। अगर बीजेपी ने मान लो कश्मीर की 47 सीटें हैं अब डिलिमिटेशन के बाद, अगर एक भी कैंडिडेट बीजेपी या बीजेपी के अलायंस का नहीं खड़ा होता है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी। आप कहते हो कि हमने कश्मीर में हालात बदल दिए, तो आप तो कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हो, आप तो लोकसभा नहीं लड़ पाए आप। तो इसीलिए उस छवि को बनाए रखना कि जो आपने कहा कि विकास हो गया है, ट्रेन चल गई है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इस सिचुएशन को बनाए रखने बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी वहाँ पे लड़ती हुई दिखे। और इसीलिए मेरे ख्याल से राम माधव को वहाँ लाया गया है। एक सवाल जब सर ने सवाल किया, क्या लोकसभा जैसे चुनाव नहीं लड़ी, क्या विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी कश्मीर घाटी में? मुझे लगता है कि बीजेपी के खुद के उम्मीदवार शायद खड़े ना हों, लेकिन जैसे सुमित कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों के साथ, इंडिपेंडेंट्स के साथ बीजेपी तालमेल कर सकती है। इसके पीछे एक बड़ी सोच मुझे लगता है सिक्योरिटी भी हो सकती है, क्योंकि जो उम्मीदवार होंगे उनकी सुरक्षा कैसे हो। राम माधव वहाँ पे 2 दिन अभी रहे हैं श्रीनगर में, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है चर्चा का कि जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स भी मान लीजिए उनकी सिक्योरिटी का आप क्या करेंगे। अब मोटे तौर पर आप देखिए करीब 16,000 सुरक्षाकर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में केवल उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं इसे कितना बड़ा है कि चैलेंज रहेगा। लेकिन हाँ, सुमित जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी चाहेगी कि वहाँ पर एक मैसेज दिया जाए कि नॉर्मलिटी रिस्टोर हुई है। तो इसलिए श्रीनगर में भी और कश्मीर घाटी के जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि उसके उम्मीदवार हों। अभी देखने की बात होगी कि 1-2 खड़े होते हैं या नहीं करती बीजेपी, लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव में उन्होंने खड़े नहीं किए थे। बीजेपी की जो पूरी ताकत है वो जम्मू क्षेत्र में है, और जो नया कंपोजिशन है विधानसभा का, अब 90 सीटें हो गई हैं बढ़ करके, 43 सीटें जम्मू से हैं। इसमें दिलचस्प बात ये है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, वो ये है कि 5 जो सीटें हैं वो नॉमिनेटेड होंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से। इसमें 3 जो हैं, 2 जो होंगी वो डिस्प्लेस कश्मीरीज जो होंगे उनके लिए है आरक्षित, और एक जो है वो जो POK से विस्थापित होकर है उनके लिए, और 2 सीटें हैं महिलाओं के लिए। तो ये 5 सीटें जो है वो पावर रहेगी LG के पास। तो जिसके पास भी सत्ता रहेगी केंद्र में, आप जानते हैं कि 5 से वो स्टार्टिंग उसकी होगी। तो ये जो आंकड़ा है बढ़ करके, बहुमत का आंकड़ा जो है बढ़ करके हिसाब से आप देख लो कि 48 पहुंच जाएगा। तो इसलिए 48 में 5 तो जिनकी है सरकार, वहाँ से उस गिनती शुरू करेंगे। तो एक चीज़ क्लियर करिए, मुझे कंफ्यूज कर रहा हूँ। 43 जम्मू से हैं, 47 कश्मीर से हैं, है ना? तो टोटल ऐसे 90 हो गई। तो 5 क्या मतलब 90 के अलावा 5 है? 90 के अलावा 5, तो 95 टोटल हो जाएगी। उन 5 को वोटिंग करने का अधिकार होगा, तो 95 के हिसाब से जो बहुमत का आंकड़ा बनता है 48 होगा, 48 हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप देख लीजिए कि जिसकी भी सत्ता रहेगी केंद्र में, उसके पास वो 5, जैसा कि पुडुचेरी में है। पुडुचेरी विधानसभा में भी जो LG हैं उनको नॉमिनेशन करने का अधिकार है। ये एक ऐसा एंगल है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार शायद न बने, चुनाव में सरकार न बने, चुनाव के बाद सरकार बनेगी। तो ये आपने ठीक है, जिसकी दिल्ली में सरकार है उसका आंकड़ा 5 से शुरू होगा। विचित सर, जैसे सर ने कहा कि चुनाव में जैसा भी आंकड़ा होगा बाद में सरकार, लेकिन सवाल तो यही है कि भाई आप कैसे भी सरकार, किसी की सरकार बन जाए, सत्ता तो इन्हीं के हाथ में, क्योंकि केंद्र में सरकार ही नहीं की और राज्यपाल भी नहीं की है। तो बात घुमा फिरा के बीजेपी के खाते में आएगी अगर आगे चल के इनके पक्ष में परिस्थितियाँ नहीं रही तो। इसीलिए वहाँ पर पूर्ण राज्य के दर्जा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पूर्ण राज्य रहेगा तब केंद्र सरकार की केंद्र सरकार का दखल उस तरह से नहीं रहेगा। जैसे दिल्ली में अभी दखल है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में अभी तो रहेगा। और ये पूर्ण राज्य की मांग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या NCP कर रही है, बल्कि NCP जैसी पार्टी तो ये भी कर रही है कि वो 370 को भी हटाने की पहल करेगी। उन्होंने बोला है, हाँ कहा है, फारूक उमर अब्दुल्ला ने कहा है। तो ये तो इसीलिए सिर्फ मामला वहाँ पर पूर्ण राज्य का
सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पूर्ण राज्य जैसा अखिलेश जी ने कहा कि भाई 5 सीट से तो शुरू ही हो रहा है। पूर्ण राज्य के बाद चीज़ें इस तरह से नहीं रहेंगी, तब फिर बदलेंगी संभवतः। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, कश्मीर में चुनाव को लेकर के आप देखिए, गुलाम नबी आज़ाद को, गुलाम नबी आज़ाद जो जिनका कि बीजेपी के साथ करीबी संबंध अभी माना जा रहा है, वो भी पूर्ण राज्य की बात कर रहे थे और करते हैं। वो 370 की बात नहीं करते, लेकिन पूर्ण राज्य की बात करते हैं। तीसरी बात कि प्रदेश में जो 4 मुख्य प्लेयर हैं, बीजेपी, कांग्रेस और 2 वहाँ पे PDP और एनसीपी और NC। पीडीपी, इनमें से एक बीजेपी और कांग्रेस हैं जो दोनों ने आपस में हाथ नहीं मिलाए हैं। अन्यथा बाकी 3 का, आप तीनों का, कांग्रेस का गठबंधन हो एनसीपी चुका के साथ, पीडीपी के साथ, बीजेपी का भी एनसीपी के साथ, और PDP पीडीपी के साथ एनसी। सॉरी, कुछ लोग जेकेएनसी बोलते हैं, कुछ लोग हाँ, एनसी बोलते हैं। नहीं हम एनसीपी बोल रहे थे, गलत बोला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ जी। सरकार बनाई है और सरकार चलाई है उन लोगों ने। तो इसीलिए चुनाव के बाद कौन किधर पलट जाए और कौन अपने मुद्दे से भटक जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना एक चीज़ चाहिए। और है विचित्र जी, जिस पर और ध्यान रखना चाहिए कि जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, उसमें कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है और एनसी भी है। हाँ। कांग्रेस का टाई अप भले भी एनसी के साथ विधानसभा के लिए हुआ है, पर वहाँ पीडीपी भी साथ ही बैठते हैं। हाँ बिल्कुल जी एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। लेकिन पीडीपी अलग लड़ रही है। हाँ, चुनाव पीडीपी अलग लड़ रही है। हमें आपने जो लगता है कहा ना कि कौन किसके बाद जुड़ जाए, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि एक विंडो वो है इंडिया ब्लॉक वाली, जहाँ पर ये क्या चुनाव के बाद, जैसे 5 उनके पास रहेंगे बीजेपी के पास नॉमिनेटेड के तौर पे, तो क्या चुनाव के बाद कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है, क्या वो पीडीपी के साथ लेकर अपनी सरकार बनाना चाहेगा? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि सत्ता से मजबूत चुंबक और कोई नहीं होती है। इसमें ये भी है सर, वो सबसे ज्यादा खींचती है और उस समय उसके हिसाब से बड़े बहुत अच्छे हालांकि से पीडीपी की स्थिति ये भी ठीक नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी ठीक नहीं थी, और अभी जिस तरह से टिकट भी बांटे हैं, जो दी अपनी महबूबा मुफ्ती को बेटी को दिया, उसको लेकर के पीडीपी के भीतर काफी असंतोष है। तो कांग्रेस एनसी का लेकिन गठबंधन मजबूत है, और क्योंकि सर जम्मू में कांग्रेस की ताकत और कश्मीर घाटी में एनसी की कश्मीर ताकत। के, हाँ, और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्रा साहब, करार साहब, वो खुद पीडीपी से ही आए हुए हैं। मैंने तो आज ही दिल्ली में आया मीटिंग में, मैं मिला था आज ही उनसे। अच्छा। एक महत्वपूर्ण बात जो जेकेएनसी की कल कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें ये निकला है कि अब्दुल्ला साहब पीडीपी के साथ अलायंस के पक्ष में नहीं है। हालांकि उनकी जूनियर अब्दुल्ला, जी सीनियर अब्दुल्ला तो है थोड़ा सा पक्ष में, जूनियर अब्दुल्ला बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ की थोड़ा सा नॉर्मल रुख है उनका कहना है कि जो मुफ्ती साहब की बेटी है, वो सीट पे वो वहाँ पे कैंडिडेट किसी को उतार दिया जाए, जो कैंडिडेट बस कैंडिडेट हो, ताकि उसको फ़ायदा मिल सके, डमी जैसा कि डमी। और कांग्रेस ये कह रही है कि आप जो सीटें हमको देना चाहते हो वहाँ पे, या जो आप चाहते हो कि नहीं इस पे हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, इनका नहीं होगा, तो वो आप हमारे खाते में दे दो, उन खातों पर हम जेके पीडीपी को हम सपोर्ट कर देंगे, वहाँ पे कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। इस तरीके से पीडीपी, एनसी और कांग्रेस का एक तरीके से अलायंस हो जाए, ये कहा गया है। देखिए, मुझे यही लगता है, जो अभी मैं कह भी रहा था, कि कांग्रेस को बीजेपी से खतरा तो है, और उसको ये लगता है कि बीजेपी कभी भी पीडीपी को या कांग्रेस को किसी को पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी को अपनी तरफ मिला सकती है। ये क्योंकि अखिलेश जी ने पहले कहा कि 5 से उसका तो शुरू हो रहा है, वो तो 5 कदम आगे से दौड़ेगी, बाकी लोग तो पीछे से दौड़ेंगे। तो उसमें लोग जो आगे बढ़ रहा हो उसके साथ जाना चाहेंगे। तो ये एक स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव ओवरऑल 370 खत्म होने के बाद पहला चुनाव है। 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर के नतीजों पर ये बीजेपी को भी पता रहा होगा, कभी भी नहीं दिखे। चुनाव के नतीजे ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सीटों का परिसीमन बीजेपी ने अपने अनुकूल जरूर किया है, क्योंकि 43 सीटें जम्मू रीजन में हो गई, 47 वहाँ पे हैं। तो 43 सीटों पर बीजेपी का प्रभाव ये होगा कि उसको लगता है कि यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे, और प्लस 5 सीटों का अपना है ये जो कवच कुंडल पहन रखा है। लेकिन क्या जो बीजेपी की पूरी मतलब जो सोच है सर, क्या वो लगता है कि उसे जम्मू जीत के ही वो सरकार बना लेगी? भाई जरूरी नहीं 43 में से सब वही जीतेंगे ना, कुछ कांग्रेस जीतेगी, कुछ अदर पार्टी जीतेंगी। तो कैसे एक रीजन पे सिर्फ फोकस होके आप राज्य में सरकार बनाने की सोच रहे हैं? इसीलिए तो राम माधव को भेजा गया है कश्मीर में, ताकि वो जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां उनको अपने साथ रोपिन करें। ये रणनीति पिछले विधानसभा चुनाव में भी थी, हालांकि वो सफलता उस तरह की मिली नहीं बीजेपी को।
लेकिन इस बार भी यही रणनीति रहेगी। पिछली बार भी जम्मू में 25 सीटें बीजेपी जीत करके आई थी, 28 सीटें पीडीपी की थी कश्मीर से, तो इस तरह से उन्होंने मिला करके अपनी सरकार बनाई थी। तो इस बार सीटें बढ़ी हैं। परिसीमन सही कह रहे हैं कि परिसीमन बीजेपी के कुछ जगह फेवर करता है। और दूसरी बात आप ये भी मत भूलिए, इसमें कई नई चीज़ें हो रही हैं इस बार। जम्मू कश्मीर सीटें बढ़ी, 90 सीटें हो गई। दूसरी बात ये हो रही कि आरक्षण है, पहली बार आरक्षण दिया गया जा रहा है इसमें, जैसा बाकी देश में होता है, बाकी जैसा बाकी देश में होता है वैसा आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा SC/ST वाला जो आरक्षण है, तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है। और ये एक बड़ा मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज बीजेपी ने दिया है जो वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए, कि आपके साथ हमें, आपको पहली बार हम आपको अधिकार दिलवा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा वहाँ का चुनाव में बनेगा। और जम्मू में जहाँ तक सवाल है, बीजेपी जानती है कि एक जम्मू और कश्मीर के बीच में एक तरह का डिवीज़न करने की कोशिश कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। तो उस डिवीज़न को कैसे एक्सपोज किया जाए और उसको किस तरह से ये देखा जाए कि बीजेपी को इसमें कहाँ पर अपनी बात कहने में ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। तो जम्मू में लोग बात उनकी सुनते हैं, तो जम्मू में इसलिए पूरी ताकत अपनी लगाएगी। लेकिन कश्मीर में बीजेपी छोड़ेगी नहीं, हाथ से नहीं जाने देगी। कश्मीर में कोशिश करेंगे वो कि वहाँ पर भी उनका जो कमल का निशान है वहाँ पर दिखे। बस ये सवाल आखिरी, बस ये उससे पुण्येंदु जी का जाते हैं, आधिकारिक होगा कि अनाधिकारिक अलायंस होगा? ये जो अलायंस होगा, बीजेपी ने कहा कि हम किसी साथ अलायंस तो नहीं करेंगे। अच्छा, तो कोई बड़ी पार्टी तो वहाँ पे बची क्या? गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से अलायंस हो सकता था, पीडीपी से तो होगा नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से होगा नहीं, कांग्रेस से होगा नहीं। तो होना तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से ही होता, तो वो उन्होंने अभी तो रूल आउट कर दिया। पर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट्स वगैरह को सपोर्ट बीजेपी कुछ जगह कर सकती है, ये हो सकता है। और अभी इसके लिए हमें देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बीजेपी की जो रणनीति होगी कश्मीर को लेकर के, बहुत दिलचस्प होगी कि कैसे वो एक एक सीट पर उम्मीदवार को पिक करते हैं, कैसे उनको सपोर्ट करते हैं और वो किस शक्ल में सपोर्ट होगा। क्या उनको बीजेपी के सिंबल पे लड़वाया जाएगा या फिर बीजेपी वो अपने सिंबल पे लड़े और बीजेपी उनको सपोर्ट करे। ये भी चुनाव प्रचार भी करने जाएंगे, सारे बीजेपी के बड़े नेता भी वहाँ जाएंगे, तो ये भी एक देखने की बात होगी। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है अखिलेश, एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन बीजेपी और बीजेपी का समर्थन लेने वाली पार्टियों के पास होने वाली है। आपने कुछ देर पहले कहा था सिक्योरिटी बहुत बड़ा मामला है। तो अगर आप बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बीजेपी के प्रत्याशी हो गए। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको बीजेपी के मदद से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी के लिए वैली में अभी भी 370 हटाने की वजह से जो एक एंटी बीजेपी सेंटीमेंट बना है, जो उनको लोकसभा चुनाव में दिखा, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर अपने कैंडिडेट तक खड़ा नहीं कर पाई, तो बीजेपी के साथ अलाइन होना भी किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही खतरनाक होगा कि उसकी जान माल की पहले तो रक्षा हो, और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए चुनाव वो लड़ भी गया और सब कुछ ठीक हो गया, चुनाव लड़ने के बाद 4 अक्टूबर के बाद क्या होगा? रहना तो उसको वही है। तो हाँ, पंचायत वालों को भी सिक्योरिटी दी है, सरपंचों को दी है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी लड़ी है। हाँ, लड़ी है वहाँ से, ऐसा नहीं है। पिछली बार ये सिचुएशन नहीं थी, बंद मुट्ठी लाद की थी। का मामला है ना, अभी 370 से चीजें ज्यादा ये हुई हैं बीजेपी के लिए। देखिए एक पुण्येंदु जी, एक मामला ये भी है कि हमने लोकसभा चुनाव देखा, 5 सीटों में से 2 JKNC मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 सीटें बीजेपी और 1 इंडिपेंडेंट जीता। तो हमने ये देखा कि कश्मीर वैली, जो कश्मीर वाली जो रीजन है, कश्मीर रीजन में डोमिनेंस अभी भी इंडिपेंडेंस का है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का है। अगर वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ता है तो बहुत हद तक बीजेपी, कांग्रेस, PDP, JKNC जो नाखुश लोग हैं वो इंडिपेंडेंट की तरफ जा रहे हैं, और वो दिखता भी ये आप शेख रशीद की सीट को लेके बोल रहे हैं, नहीं। शेख रशीद की जो बारामूला सीट सीट जो जीते जीती, हाँ, हैं। नहीं, वो एक सीट से आप पूरी वैली को नहीं जोड़ सकते हो। शेख रशीद के लिए एक प्रो सेंटीमेंट था, वो बीजेपी के अगेंस्ट का सेंटीमेंट था, और वो एंटाई उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी था, इसीलिए शेख रशीद वहाँ जीते। शेख रशीद जो जेल में है, तिहाड़ में है, उसके बावजूद चुनाव जीत जाते हैं, उनका बेटे प्रचार करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर, मतलब मैं आई एम सॉरी, मैं आपकी बात से डिफर कर रहा हूँ यहाँ पे, कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि वैली जो है वो इंडिपेंडेंस के साथ है, वैली जो है वो कश्मीरियों के साथ है। कौन कश्मीरियत की बात करता है? तो JKNC कश्मीरियत की बात करते थे, इसलिए फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी वहाँ बहुत प्रचलित भी रही, फेमस रही, और ज़्यादा सीटें जीतती रही है। और जोड़ दूँ मैं, सॉरी, मैंने कल इस पर क्योंकि शो किया है तो बहुत सारा रिसर्च मेरे पास है, इसीलिए मैं बार बार बीच में बोल रहा हूँ। देखिए PDP के साथ क्या हुआ, PDP ने जब बीजेपी के साथ गठबंधन करके 3 साल सरकार चला ली, तो PDP ने अपना कोर वोटर खो दिया, और ये PDP के डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह है। आज जो अखिलेश जी ने कहा कि PDP वो कमज़ोर है, महबूबा मुफ्ती अपना चुनाव हार गई लोकसभा में, उमर अब्दुल्ला अपना चुनाव हार गए। स्पेसिफिकली अगर PDP की बात करें तो PDP के पास काडर नहीं बचा है। PDP के जो अंदर के जो लोग थे वो या तो NC चले गए हैं या कांग्रेस में आ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे वो अपनी बेटी को चुनाव, इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, हालांकि उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो इसका मतलब परिवार चुनाव लड़ रहा है।
पीडीपी के लिए इस चुनाव के लिए करो या मरो का चुनाव है। जैसे मैंने आपको महाराष्ट्र वाले में कहा था ना कि अजीत पवार करो या मरो का चुनाव है, तो ये पीडीपी के लिए करो या मरो का चुनाव है। अगर पीडीपी वैली में मान लीजिए कि पिछली बार तो आई थिंक 15 सीटें जीती थी, या अगर मुझे अच्छे से याद है 2028 की चुनाव 14 के चुनाव 14-15 का जीती थी टोटल पीडीपी जीती थी। 28 में से अगर वो इस बार 10% भी जीत ले, मतलब 5 सीटें भी जीत ले, तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। पीडीपी के लिए सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी कठिन चुनौती पीडीपी के लिए। सही बात है। तो पुण्येंदु जी, वही सवाल जो सर ने बात की, पीडीपी लिए जम्मू कश्मीर एक सबके लिए टफ है, और खासकर जेकेएनसी या पीडीपी के पक्ष में जाएगा, वहाँ ज़्यादातर लोग वहाँ इन दोनों पार्टियों के पक्ष में करते हैं। आपको क्या लगता है कि जेकेएनसी का अलायंस जो कांग्रेस साथ वो फेवरेबल रहेगा इनके पक्ष में, या पीडीपी मौका मार जाएगी? नहीं, अखिलेश से जाना चाह रहे हैं। हाँ, आखिरी टिप्पणी। नहीं, आप ही बोलिए, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, देखिए, अगर जैसे सुमित सर ने भी बोला, अखिलेश सर ने भी काफ़ी विस्तार से उसमें प्रकाश डाला है, तो ये बात तो साबित है कि जो बीजेपी से समझौता किया, क्योंकि क्लियर डिवाइड है वैली में, बीजेपी को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है। जो अखिलेश सर कह रहे थे कि कश्मीर घाटी को लेके बीजेपी की क्या रणनीति होगी, सारी सबकी नज़र उसी पर है, क्योंकि आपने देखा लोकसभा में वो तीनों सीट पर नहीं लड़े। कहा जा रहा था अपनी पार्टी को उस तरह से सपोर्ट करें, सज्जाद लोन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करें, लेकिन अभी खुल के किसी ने नहीं कहा। ना तो वो पार्टियां कहती हैं कि हमारा बीजेपी से अलायंस है, ना बीजेपी ने कहा। और उनको चुनावी सफलता भी नहीं मिली उन पार्टियों को, उनको वोट भी बहुत अच्छे नहीं आए। बल्कि आपने देखा कि वो इंजीनियर रशीद ने एक बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला को हराया। वो एक अलग तरह की राजनीति है, वो भी हमें देखना होगा क्या उस तरह का एक्सपेरिमेंट विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि बीजेपी ये चाहेगी कि जम्मू रीजन जहां 43 सीट्स आती हैं वहां मेजॉरिटी ऑफ सीट्स वो जीते। बिल्कुल। साथ ही वो ये चाहेगी कि वैली की सीट्स, कश्मीर घाटी की सीट में क्लियर डिवीजन हो, कुछ कोई निर्दलीय ले जाए, कुछ ये ले जाए, कुछ वो ले जाए, तो उससे उसको एक फायदा होगा कि ताकि उस तरह का फॉर्मिडेबल अलायंस कांग्रेस, बीजेपी, एनसी या किसी और के साथ मिलकर वो कॉम्बो ही ना बने। ऐसे में ये हो सकता है अगर कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स में कुछ लोग जीतते हैं और बीजेपी यहाँ 43 में अगर कोशिश करती 35-40 के करीब पाने की, और जो सर ने जो 5 वाला जो आंकड़ा बताया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और कुछ ये छोटी पार्टियां निर्दलीय मिला करके वो 45 के आसपास पहुंचते हैं, 48 के आसपास, तो एक संभावना है। लेकिन ये चुनाव आप देखें तो सिर्फ ये जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं है। इस चुनाव के बहाने बीजेपी दूसरी राजनीति भी करेगी। इसके साथ हरियाणा के भी चुनाव है और बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र, झारखंड और भी चुनाव, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। अब जो बताया कि अमित शाह ने जो सवाल पूछे कांग्रेस से, कांग्रेस को उस पर जवाब देना भारी पड़ेगा, ये सच्चाई ये है। क्योंकि जिस तरह का, अब जैसे कि क्या 370, आप जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उनके वादे हैं, कांग्रेस उसके साथ एलआई है। अब एलआई के वादे को दूसरा एलआई पे वो होता है। जैसे कई बार आप देखेंगे तमिलनाडु में हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से बयान आया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। अब ऐसे ही होगा यहाँ पे कि क्या आप रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, क्या आप अलग झंडे की मांग को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस के लिए वो दुविधा वाली चीजें होंगी। इस बहाने जैसे हरियाणा जैसे राज्य में जहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला है उसका, वो कांग्रेस के घेरने की कोशिश कर, कांग्रेस जवाब दे नहीं पाएगी। इसका मतलब वो कहेंगे आप जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब आप समर्थन में है। क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये मामला ये बहुत ही फंसने वाला मामला है। हालांकि इसमें कांग्रेस के पास भी रास्ता होगा। कांग्रेस तो खैर इसका जवाब जब देगी जो देगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ये पूछ सकती है कि आप किस मुंह से हमसे सवाल पूछ रहे हो, आप तो पीडीपी के साथ तालमेल कर चुके हो। और दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी इमेज वैसी नहीं जैसे कि पीडीपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक मेन स्ट्रीम की पार्टी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मानी जाती है। ये बात जरूर है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो वो प्रो सेंटर होते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो वो बिल्कुल अलग लाइन ले लेते हैं। लेकिन अभी वो काफ़ी लंबे समय से बाहर है सत्ता से, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में और पीडीपी में बड़ा अंतर है। बहुत अंतर है। ये ठीक है कि वो गुपकर अलायंस के जरिए एक मंच पर सब लोग आए हैं, लेकिन उनका तालमेल कहाँ रह पाया। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव में नहीं रह पाया, विधानसभा चुनाव में भी नहीं हो पा रहा, जैसे कि अब बोल रहे हैं कि पीडीपी अलग चुनाव लड़ रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वैसी इमेज नहीं है जैसे कि पीडीपी की इमेज। आप एक छोटा सा देखिएगा, जब वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला गए थे, जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने भारत माता की जय अकेले उन्होंने ही लगाया था। तो मंत्री रह चुके हैं ना, बिल्कुल। दोनों तो वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और वो राम को लेकर जो भजन उन्होंने गाया था, ये वैसा उनका तो एक अलग कैरेक्टर है फारूक अब्दुल्ला साहब। और फिर ये पूछा जाएगा ना, जब बीजेपी पीडीपी के साथ जा सकती है तो फिर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ क्यों नहीं जा सकती? नहीं, मैं इस पे भी आने वाला था, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चला चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वाजपेयी सरकार में लाई रहे, मंत्री रहे, उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री रहे। तो मुझे लगता है एक संभावना शायद उसकी भी हो सकती है,
जो सर ने कहा ना कि वो एक चुनाव के पहले तो सरकार बनेगी नहीं, रिजल्ट आने के बाद जो कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी कोशिश यही होगी इस चुनाव में कि जो भी सरकार बने वो हमारे साथ बने, हम उसमें प्लेयर हो। 43 लोग जम्मू में हैं, टारगेट होगा कि 43 आउट ऑफ 43 आए। नहीं आती है, मान लीजिए आप कहते हैं ना कि कुछ और पार्टियां भी जीतेंगी, तो सबसे बड़ी पार्टी जम्मू रीजन की हम बने। 5 नॉमिनेटेड मेंबर मेरे पास हैं और 2-4-5 सीटें अगर जो छोटी छोटी पार्टियां गुलाम नबी आज़ाद और सज्जाद लोन जैसे पार्टियां जीत जाती हैं वैली से, तो हमारा गठबंधन सबसे बड़ा बने और 95 में से बहुमत जो हो वो हमारे पास हो। बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि जो सरकार बने तो हमारी बने। बिल्कुल ये बात मुझे भी। और दूसरा ये भी है ना कि बने ना बने, राज्यपाल जब तक हैं, उपराज्यपाल वाला जो कॉन्सेप्ट है, और जब केंद्र सरकार ने खासकर उसमें और शक्तियां दे दी सब उपराज्यपाल को, तो वही सब कुछ है। हाँ, फिर जो उमर अब्दुल्ला का जो बयान एक है, लाइन और निकलती है। बीजेपी या तो जो पहला ऑप्शन आपने बताया कि जम्मू में ज़्यादा सीटें और उधर कुछ जीते हो जाए, बीजेपी ये भी तो चाहेगी कि यार किसी को बहुमत ना आए और हंगी हो जाए, तो भी हमारी सरकार है। वो ज़्यादा, मुझे लगता है वो स्थिति उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगी शायद, क्योंकि वो देखिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाना एक आइडियोलॉजिकली उनके लिए अब जवाब देना थोड़ा सा भारी पड़ेगा। नहीं नहीं, ये आप जान जाइए कि उनको कोई भारी नहीं पड़ेगा। वो कोई भी जब सरकार बनाता है तो उसके पास 1000 तर्क होते हैं उसके लिए, वो फिर एक नया तर्क गढ़ लेंगे, इसलिए उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं। ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होगी कि वो हंग हो और वो मोदी और शाह जो चाहे उधर वो मनोज सिन्हा जी वहाँ से करते रहे, तो ज़्यादा फायदा उसमें ये है। बोल रहे हैं उनके पास तो एक तर्क, देखिए ये तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे चुनाव कराया ना, वरना तो बहुत इच्छुक थे नहीं इतने उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको सितंबर से पहले चुनाव कराना होगा, तो एक मजबूरी की भी बात भी तो है, वरना तुरंत तो ये कराने वाले नहीं थे। बातें करना अलग बात है कि हम कराएंगे, हम फुल स्टेट वोट देंगे, वो देंगे। आप देखिए ना लद्दाख से भी तो विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लद्दाख में इस बार बीजेपी हारी और लद्दाख के लोग खुश नहीं है वहाँ पे 370 के बाद जो चीज़ें हो रही हैं। ये फायदेमंद तभी ये फायदेमंद इनको हो सकता है, लेकिन बीजेपी को देर या सवेर 370 तो नहीं बीजेपी हटा सकती। एक वही ऐसा मुद्दा है जहाँ पर बीजेपी पीछे नहीं हट सकती है। बाकी सरकार बनाने के लिए बीजेपी पीछे हट सकती है, और यदि और वहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा देना वो भी बीजेपी के लिए एक मजबूरी होगी। नहीं, बीजेपी बोली ऑफिशियली, ऑफिशियली तो फुल स्टेटहुड के पक्ष में बीजेपी भी है। सर, बीजेपी ने कहा कि पहले वोटर लिस्ट, फिर चुनाव और फिर पूर्ण राज्य का तो वही दर्जा। कह रहे हैं, चुनाव के बाद तो अगर बीजेपी पूर्ण राज्य आए ना आए, अगर जो भी मान लीजिए अपोजिशन की पार्टी आती है और वो कहती है कि पूर्ण राज्य हम करना चाहते हैं, तो बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी, भले ही विपक्ष में रहे। तो पूर्ण राज्य का अगर दर्जा मिल जाता है तो उसके बाद जो मिल करके सरकार बनाएंगे। अगर बीजेपी जम्मू रीजन में 43 सीटें जीत जाती है, 43 और 5 उसके हैं ही, तो ऐसे ही बहुमत हो जाएगा। कह नहीं सकते 43 में 43 जीतना बहुत बड़ी बात है। देखिए कांग्रेस हाइपोथेटिकल सवाल है, का प्रेजेंस है वहाँ पे, और कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस 2 सीटों पे लड़ी है, 19% वोट टोटल उसके आए हैं, मतलब ओवरऑल जम्मू कश्मीर में। तो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी 43 की 43 जीत लेगी। पिछली बार भी कांग्रेस की मुझे लगता है कितनी 9 या 12 कितनी सीटें कांग्रेस को आई पिछली बार ना 14 में भी, तो इतना ऐसा वन साइडेड तो नहीं होगा। तो कुल मिला के ये कि 17-27 तारीख पहले फेज़ की लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, बचे हैं 4 दिन। सभी पार्टियों की मीटिंग शुरू हो चुकी है, सब लोग चाहते हैं फटाफट नॉमिनेशन हो जाए। 24 सीटों पे चुनाव होने वाला है। पीडीपी ने अनाउंस कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और जेकेएनसी की अलायंस हो चुका है, लेकिन सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। पहले चरण में घाटी में चुनाव है। 24 में नहीं सर, घाटी में नहीं है, ये जम्मू के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो घाटी का कुछ हिस्सा है और लद्दाख के पास वाला हिस्सा है, वो पूरे में 24 सीटें हैं। तो जिसको चुनाव लड़ना है वो 28 से पहले जाके पर्चा दाखिल 27 से पहले 28 27 से पहले 28 का तो स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी और 24 सीटों पर चुनाव है। तो आज की चर्चा में जी 18 सितंबर को। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, क्योंकि अब चुनाव का महीना शुरू हो चुका है, तो अब हर दिन मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।